हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आप लोग के लगातार डिमांड पे किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर दिया गया है। आज से ये प्रैक्टिस सेट लगातार 15 दिनों तक चलेगा, क्योंकि इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ बहुत ही जल्द कल से रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी आ चुका है, तो वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी ये वीडियो अपलोड होगी BSSC से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, और आप लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग के डिमांड पे किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज होगा सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 1 को। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। आज की सेशन में सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? तो कांग्रेस का विभाजन चरमपंथी दल और नरमपंथी दल में किस अधिवेशन के अंदर हुआ था? सूरत अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चरमपंथियों का जो मुख्य उद्देश्य था वो 2 था। एक, स्वराज के संकल्प की मांग करना, और दूसरा, ये लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये जो विभाजन है कांग्रेस का, ये 1907 में हुआ है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल यह उनको अधिकार देता है कि वो किसी के मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं? तो आर्टिकल 72। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 72 का उपयोग करके राष्ट्रपति जो है वो किसी मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं या किसी की सजा को कम कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक संकेतक मान्यता प्राप्त हुआ है? तो पश्मीना जो है ये किस राज्य का है? तो ये जम्मू और कश्मीर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ष 2023 में पश्मीना को जो है ये GI टैग मिला है। GI टैग क्या है? तो यह भौगोलिक संकेतक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका मतलब होता है GI टैग का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। ये किसी भी सामान को अगर प्राप्त होता है तो वो 10 वर्षों के लिए होता है, और उससे क्या होता है कि उसका मतलब वैश्विक तौर पे उसका प्रचार के तौर पे देखा जाता है कि अब मतलब GI टैग प्राप्त है तो लोग उसको, उस सामान को खरीदना प्रीफर करते हैं कि कुछ खास बात होगा, इसलिए इसको GI टैग मिला है, और ये 10 वर्षों के लिए होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले GI टैग जो है वो किसको मिला था? तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ये भी ध्यान में रखेंगे। 4, निम्नलिखित में कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो है ये बनी थी, मतलब अभी नहीं बनी है, तो ये हट गई है, बनी थी रेणु देवी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो है बिहार एवं भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी, और ये इनका संबंध जो है ये BJP से है। जब BJP और जदयू एक साथ मिलकर 2020 में सरकार बनाई थी, तो उस समय रेणु देवी को डिप्टी CM बनाया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के डैश तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो कितने % हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013? तो ये देता है 75% तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 6, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? ताप ऊर्जा से सर्वाधिक जो उत्पादन क्षमता है यह है महाराष्ट्र राज्य के पास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र राज्य में 2920 मेगावाट की चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि भारत के महाराष्ट्र में स्थित एक बिजली संयंत्र है, यह जो है
महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के द्वारा संचालित किया जाता है और सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र भी है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र राज्य में है और इसका नाम है चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। 7, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो यह पंक्ति जो है ये महात्मा गांधी ने कही थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? तो बीएचयू की स्थापना जो है ये 1916 में हुई थी, बीएचयू की स्थापना, और उसी के उद्घाटन के समय महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। 8, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो इस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? इसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 9, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? तो सबसे पहले घटना कौन सी आएगी इसमें? तो सिकंदर की मौत, ये कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। शक युग का आरंभ, ये कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था और ये ईसा पूर्व में हुई थी। हर्षवर्धन का राज्यारोहण, ये कब हुआ था? हर्षवर्धन का 606 ईस्वी में हुआ था ये। और गुप्त युग का आरंभ, ये कब हुआ था? 318 ईस्वी में हुई थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा? तो ये आएगा सिकंदर की मौत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 323 ईस्वी ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत कहाँ पे हुई थी? ईरान के बेबीलोन में हुई थी। वहीं पे झूलता हुआ बगीचा भी है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और इन सभी का भी काल आप लोग याद रखेंगे कि गुप्त युग का आरंभ 318 ईस्वी में हुई है, हर्षवर्धन का राज्यारोहण 606 ईस्वी, शक युग का आरंभ 78 ईस्वी और सिकंदर की मौत 323 ईसा पूर्व, बेबीलोन ईरान। 10, भारत में जोन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में होता है? तो जोन बील मेला क्या है? तो यहाँ पे वस्तु विनिमय की सामान के बदले लोग सामान खरीदते हैं कि जैसे गेहूं दे दिए उसके बदले चावल खरीद लिए, तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसी को कहा जाता है। ये भारत के किस राज्य में लगाया जाता है ये मेला? तो ये जो है ये भारत के असम राज्य में होता है अभी भी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 11, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित हुई थी? तो बंगाल की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी वर्ष 1765 में। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हुई थी जिसमें क्या था? तिलगुट सेना हार गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और उस संधि में ये तय किया जाता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होगी और कंपनी मुगलों को 26 लाख रुपये सालाना देगी पेंशन। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये 1765 में कंपनी को प्राप्त होती है। 12, भारत में पहली यात्री रेल गाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो भारत के अंदर पहली यात्री रेल गाड़ी का संचालन जो है ये हुआ था बम्बई से ठाणे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। ये कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुल 34 किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल की थी पहली रेल जो थी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 13, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया था। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक, फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था, यानी कि स्वशासन। इसको ध्यान में रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है, इसको भी याद रखेंगे। 14, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो द इनसाइडर नामक पुस्तक जो है ये लिखा है पीवी नरसिम्हा राव ने। ये कौन है पीवी नरसिम्हा राव? तो ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे।
15 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 17 अक्टूबर को। और इसका विषय क्या है 2023 के लिए? तो यह है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसको घोषित कब किया गया था? 1992 में घोषित किया गया था। 16 भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष के रूप में किसे जाना जाता है? वर्ष 1921 को। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों जाना जाता है? कि यह एकमात्र जनगणना वर्ष है जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसलिए इसको महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है। तो इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? तो लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इंटरपोल में कुल 194 सदस्य देश है, इसको भी ध्यान में रखने हैं, और मुख्यालय फ्रांस में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पे बनाए रखा है? तो 6.50% पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार पे देती है, इसको रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कि वाणिज्यिक बैंक से जो आरबीआई है ये उधार लेती है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट अभी कितना है? तो 6.5%, इसको ध्यान में रखेंगे। 19 किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो पानी की अधिकतम मात्रा जो है ये किस प्रकार की मिट्टी में बनी रहती है? तो चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है। 20 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो 1955 से किसको जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में? तो भारतीय स्टेट बैंक को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और 1955 में इसका नाम बदल कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 21 हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर अगर पूछ ले कहाँ पे है? तो ये हम्पी में है। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में है। और ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, तो ये भी याद रखेंगे। 22 वर्ष 2023 के लिए शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 का शांति नोबेल पुरस्कार जो है ये मिला है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मोहम्मदी को 13 बार कैद किया गया है और 5 बार दोषी भी ठहराया गया है। इनको कुल 31 साल की सज़ा दी गई है और ये जो है अभी वर्तमान में जेल में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? तो वहाँ पे महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी। और इसीलिए इनको 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 23 निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी बंदरगाह शहर नहीं था? तो इसमें बंदरगाह शहर कौन नहीं था? तो ये राखी गढ़ी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ये राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो ये हरियाणा में है और हरियाणा एक लैंडलॉक स्टेट है, तो वो स्वाभाविक सा बात है कि वो बंदरगाह शहर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर है। बाकी बालाकोट, लोथल और खिरसारा ये तीनों जो है ये बंदरगाह शहर है। 24 भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद जो है ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पहला अगर पूछ लेता पहला उच्च संवैधानिक पद तो ये राष्ट्रपति का पद हो जाएगा और दूसरा है तो ये उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, यानी कि राज्यसभा के सभापति के तौर पे इनको सैलरी प्रदान की जाती है। 25 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू
करने की योजना बना रहा है। तो इसरो जो है किसके लिए उड़ान शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये गगनयान मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसरो जो है अब गगनयान के लिए मिशन शुरू करने वाला है बहुत ही जल्द। और आदित्य L1 मिशन ये किससे संबंधित है? तो सूर्य के अध्ययन से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 26 ऐरावतेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसका निर्माण जो है पल्लव शासकों के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। और यह मंदिर जो है ऐरावतेश्वर का मंदिर, यह भगवान शिव को समर्पित है। 27 सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो कौन सा शहर अस्तित्व में था सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 28 भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन जो है ये भारत की किस नदी में पाई जाती है? तो ये घाघर नदी में पाई जाती है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और गंडक नदी में डॉल्फिन जो है वो 155 है, और घग्घर नदी में जो डॉल्फिन है 125 है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और डॉल्फिन जो है ये किसका? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। 29 मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उन्हें आकार, संरचना और स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को डैश कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी, यानी कि जनगणना। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। जनसंख्या के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 30 निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो इसमें कौन सा गलत ढंग से सुमेलित है? तो पहला है गिद्दा, तो ये पंजाब से है, तो ये सही सुमेलित है। वांचो अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही सुमेलित है। नोंगक्रेक मेघालय, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन घूमर जो है इसका संबंध बिहार से नहीं है, इसका संबंध है राजस्थान से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। घूमर का संबंध राजस्थान से है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3 यह सही सुमेलित नहीं था, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 31 निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो ये हो जाएगा घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। और घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। 32 भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं? तो न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं? तो ये हैं 3। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जिला स्तर पर जिला और सत्र न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में 3 स्तर की अदालतें होती हैं। 33 नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? तो ये लिखे थे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें नृत्य, संगीत और रंगमंच के लेखन और प्रदर्शन पर उपदेशों का एक सेट शामिल है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया है। 34 उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक हैं। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है ये तबला से है। जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 1998 में इनको पद्मश्री और 1998 में पद्मश्री और 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी ध्यान में रखेंगे। कभी ये पूछ लिया जाए कि जाकिर हुसैन को पद्म भूषण कब मिला था? तो ये मिला था 2002 में। 35 डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है, तो किसके आधार पर है? तो ये हो जाएगा आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व जो होता है वो किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का जो
स्वामित्व है वो सरकार के पास होता है। संयुक्त क्षेत्र का जो उद्योग होता है वो राज्य और व्यक्तियों के दोनों के पास उसका स्वामित्व होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 36 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो 2011 जनगणना के अनुसार किस मेट्रो शहर में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है? तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है दिल्ली। 37 मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मात्रा के संदर्भ में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी बैकाल झील, लेक बैकाल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यह जो है लेक बैकाल ये विश्व की सबसे गहरी झील भी है, और ये कहाँ पे है? तो ये रशिया में स्थित है बैकाल झील। 38 टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम होगा यहाँ पे, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम थी मैसूर की राजधानी, की रक्षा करते हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है ये हुई थी 1799 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 4th आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। 39 WW का आविष्कारक किसने किया था? तो WWW का आविष्कार जो है ये कौन किए थे? तो टिम बर्नेस-ली। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टिम बर्नेस-ली के द्वारा WWW का आविष्कार किया गया था। 40 अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान डैश हैं। तो अजीत कुमार डोभाल जो है ये 5वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इन्हीं को NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 41 भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार जो है ये कहाँ पे है? तो ये झारखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। धनबाद जिले में एक है झरिया खदान, जो कि कोयला के लिए बहुत ही प्रमुख खदान है, ये भी ध्यान में रखेंगे। झरिया का संबंध अगर पूछ ले तो किस खदान से है? तो कोयला से है। 42 पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को किसके लिए जाना जाता है? तो ये भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? तो कथक जो है ये उत्तर भारत का है, उत्तर भारत का। कुचिपुड़ी इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, और मोहिनी अट्टम इसका संबंध किससे है? तो केरला से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। केरला का 2 शास्त्रीय नृत्य है, एक मोहिनी अट्टम और एक कौन सा? कथक कली। 43 एनफील्ड राइफल लाने के कौन से उत्तरदायी हैं जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था? तो 1857 विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। तो एनफील्ड राइफल में क्या था कि चर्बी वाला कारतूस था, और ये किसके द्वारा लाया गया था एनफील्ड राइफल? तो ये लाया गया था हेनरी हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हेनरी हार्डिंग के द्वारा इनफील्ड राइफल का उपयोग करवाया गया था, और उसमें चर्बी वाला कारतूस था, जो कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 44 निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से क्या एक है? तो यह है संघवाद। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हमारा जो भाग 1 है उसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ, तो वो जो संघवाद है यही भारत संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 45 डैश की स्थापना 1863 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया गया था। तो किसकी स्थापना में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग की प्रमुख योगदान था? तो यह है प्रार्थना समाज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है वो 1863 में की गई थी। 46 सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है ये माना जाता है शुक्र को, यानी वेनस को। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
वेनस को ही भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, और वेनस जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। 47 निम्नलिखित में किस चोल शासक ने तंजावुर में निरुभसुदीनी देवी मंदिर का निर्माण कराया था? तो निशुम्भसुनी देवी मंदिर का निर्माण जो है ये किस चोल शासक ने करवाया था? तो ये विजयालय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 48 महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 49 निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो कौन है पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर जो महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनी है? तो ये है कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 50 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डैश में आयोजित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और इस महोत्सव का उद्देश्य जो है विभिन्न विषयों में की गई रेत कला का प्रदर्शन करना और देश के भीतर और बाहर के पर्यटकों को आकर्षित करना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो है ये हर साल उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। 51 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्म जीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? तो ये किसके द्वारा बताया गया था? तो ये बताया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 52 पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी कभी वास्तविक तना और पेड़ के फर्न में पूरे तने पाए जाते हैं? तो ये किस पादप जगत में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टेरिडोफाइटा में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? बीज या फूल नहीं होते हैं, इसके बजाय वे बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं, टेरिडोफाइट्स। 53 किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो ये किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 54 कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो पानी की गति को कौन सा चक्र दर्शाता है? तो ये होगा हाइड्रोलॉजिकल चक्र यानी जल विज्ञान चक्र। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 55 निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन सा यौगिक है जो मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है? तो ये यौगिक कौन सा है? तो ये है सेंधा नमक या एप्सम साल्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 56 निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो किस तत्व का आयन जो है ये सबसे बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सोडियम तत्व जो है ये आवर्त सारणी में H- ब्लॉक में अवस्थित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 57 CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 1 का तो 2 है तो 16 दूना 32, कार्बन का होता है 12, यानी कि 1 का होता है 44, तो 10 का कितना हो जाएगा? इंटू 10 कर देंगे यानी 440। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 58 सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान की खोज किया है? तो जी के मान का खोज किसने किया है? तो ये किए हैं हेनरी केवेंडिश। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 59 किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी? तो किसी मिश्र धातु में अगर एक धातु मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगा?
तो अमलगम कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और मरकरी को हम कैसे लिखते हैं, तो इसको Hg से डिनोट किया जाता है। 60 मानव में नर युग्म निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। तो नर युग्म में जो है या तो X होता है या Y गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मादा में क्या होता है, दोनों XX होता है और पुरुष में X और Y दोनों होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 61 कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कोयले और पेट्रोलियम के दहन से किसका निर्वहन होता है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और सल्फर। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। नाइट्रोजन से NO2 निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और सल्फर से सल्फर ऑक्साइड SO2। 62 गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है ये वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वावर्धन ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। और गुरुत्वाकर्षण यानी कि वो जो स्मॉल g होता है इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 63 डैश अंडप का भाग नहीं होता है। तो अंडप का भाग कौन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा पुंकेसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। बाकी स्टिग्मा, अंडाशय और वर्तिका ये तीनों जो है ये अंडप का भाग होता है। 64 आप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 का निर्धारण कहाँ करेंगे। तो इसका निर्धारण जो है ये कहाँ पे किया जाएगा, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना आएगा 13, और 13 किसका एटॉमिक नंबर है, ये है एल्युमिनियम का। तो इसको हम किस में रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे सारणी 2 में। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और एल्युमिनियम के कुछ प्रमुख अयस्क हैं जैसे कि बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, डायस्पोर हो गया, इन सभी को याद रखेंगे। 65 लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है। तो लोहे की कील का घनत्व जो है घनत्व वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। इसलिए क्या है, लोहे की कील जो है वो पानी में डूब जाती है। किसी भी चीज़ का घनत्व अगर पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वो क्या है, पानी में डूब जाएगी। 66 सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सोडियम जो है वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में संग्रहित करते हैं। 67 शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो शक्ति यानी कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये वॉट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 68 एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसकी फोकस दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी r/2। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r है, तो फोकस दूरी जो होता है वो उसका आधा होता है। अगर जितना वक्रता त्रिज्या होता है उसका आधा होता है फोकस दूरी, तो इसलिए r/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। 69 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाएगा। तो इसमें कितना काम किया जाएगा, हमारे पास V दिया हुआ है 11 वोल्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है 4 कूलम। हमको क्या निकालना है, W निकालना है, यानी कि प्रवाहित करने में कितना काम किया जाएगा, वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर होता है V × C, यानी कि 44 जूल। 11 × 4 करेंगे तो 44 होगा, और काम है तो यूनिट इसका जूल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 70 पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है कहलाता है। तो कौन सा हिस्सा है, अगर पौधे का कोई हिस्सा प्रकाश से दूर चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। 71 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि स्टील में ध्वनि की गति 5960 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकेंड है। तो ये दोनों कथन जो है ये असत्य है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ना तो पहला कथन सत्य है, ना तो दूसरा कथन सत्य है।
क्योंकि सर्वाधिक जो ध्वनि की स्पीड होती है वो किस में होती है, वो स्टील में होती है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये निकल में दिया हुआ है, तो ये जो है ये स्पीड ये किसका है, तो ये है स्टील का और ये है निकल का, ये भी ध्यान में रखेंगे। 72 समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो समय के साथ अगर किसी वस्तु का वेग दिखाया जाता है तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, तो वेग समय ग्राफ कहेंगे उसको। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 73 मानव त्वचा किससे बनी है। तो मानव त्वचा जो है ये बनी है एक्टोडर्मल कोशिकाएं से। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका जो होता है 7 सतह होता है। और त्वचा जो है हमारे शरीर के अन्य आंतरिक अंग तंत्रों की सुरक्षा भी प्रदान करती है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 74 डैश तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है। तो क्या है तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये होगा आपका N/P अनुपात। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात जो है वो तत्वों के गुणों में व्याप्त प्रदर्शित नहीं करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब है 75 नंबर, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमारा ये सेट यहीं पे समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 2 में, और बहुत जल्द रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिएगा। आप लोग के डिमांड पे ही ये प्रैक्टिस सेट सब जो है स्टार्ट किया गया है। वीडियो लेक्चर से क्या फ़ायदा होता है कि आपको सुनने के बाद ज़्यादा याद होने की संभावनाएं होती है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।